नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने 8 टॉपिक पूरे कंप्लीट करवा लिए और आज हमारा नया टॉपिक है 9वां टॉपिक और उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण। और 8 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी लगभग 45 क्लासें आपको सारी प्लेलिस्ट में मिलेगी और एक सीक्वेंस से पूरी क्लासें मिलेगी। यदि हमने पहली क्लास मैथ 1 की बेसिक क्लास है तो आपको पहले बेसिक क्लास प्लेलिस्ट में मिलेगी, फिर कंटिन्यू रूप से पहले छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, पहले सरल से फिर कठिन की ओर। इस तरह से आपको क्लासें पूरी सीक्वेंस से मिलेगी और उस पर मैंने सीरियल नंबर डाल रखे मैथ क्लास 1। जैसे हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आपको ये क्लास मिलेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 1। फिर दूसरी क्लास होगी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 और तीसरी क्लास होगी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3। इस नाम से आपको क्लासें मिलेगी और सीक्वेंस से, और आपको भी सीक्वेंस से क्लासें देखनी है। पहले 1 वाली क्लास देखनी है, फिर 2 वाली क्लास देखनी है और फिर 3 वाली क्लास देखनी है। इस तरीके से सीक्वेंस से आप क्लास को देखते हो तो आपको बिल्कुल आसान वे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वरना आप तीसरी क्लास पहले देख के फिर दूसरी क्लास देखोगे, फिर पहली क्लास देखोगे, इस तरीके से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाद में मैं हार्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लेता हूँ और पहले मैं सरल क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो हम सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। तो आपको पहले सरल ज्ञान, आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए और इसके बाद आपको कठिन प्रश्न करने चाहिए। तो इसी तरीके से आपको सीक्वेंस से क्लासें पूरी प्लेलिस्ट में मिलेगी और आप प्लेलिस्ट में जाके देख ले, आपको वहाँ पे सारी क्लासें उपलब्ध रहेगी। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण, और ये हमारी पहली क्लास है। और इस क्लास में आज की थोड़ी बेसिक क्लास रहेगी और आज हम थोड़े छोटे छोटे प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न हमारे प्रत्येक प्रश्न हम कल से जो प्रश्न करवाएंगे उसमें काम आने वाले प्रश्न ही हम करवाएंगे और इससे रिलेटेड देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। कुछ बेसिक पहले देख लो, फिर हम प्रश्न करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। 2 चर वाले एक घातीय समीकरण में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए 2 चर वाले, या फिर लीनियर इक्वेशन 2 चर वाले लिख लो। दो चर वाले एक घातीय समीकरण। इसमें आपको मोस्ट ऑफ सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 2 चर वाले एक घातीय समीकरण हम पढ़ रहे थे, तो इसमें भी ठीक हम पहले बहुपद हमने पढ़ा पॉलिनोमियल और इसके बाद हमने द्विघात समीकरण पढ़ा, और ठीक इसी तरीके से दो चर वाले एक घातीय समीकरण में भी आपको समीकरण ही दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी स्थिति का पता करना है कि ये समीकरण है तो इसका हल कैसा प्राप्त होगा। क्या इसका हल अद्वितीय प्राप्त होगा या फिर अनंत हल प्राप्त होगा, क्या फिर इसका हल विद्यमान ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसके हल की स्थिति को पता करना है। तो हल की स्थिति को पता करने के लिए पहला पॉइंट डालिए, इसके हल अद्वितीय होंगे। हल कैसे होंगे? अद्वितीय। हल अद्वितीय। तो हल अद्वितीय कब होंगे? जब आपको कोई भी समीकरण दे दी जाती है, आपको कोई भी एक समीकरण दे दी जाएगी और समीकरण किस टाइप से होगी, तो a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। इस तरीके से आपको कोई भी समीकरण दे दी जाती है। हम बिल्कुल यहाँ पे शॉर्टकट तरीके जो आपको याद रखने हैं वही लिखवाएंगे, क्योंकि बेफालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा। केवल आपको जो याद करना है वही चीज़ें, जो काम की चीज़ें वही लिखवाएंगे। अद्वितीय हल कब होंगे? जब आपको अद्वितीय हल होंगे जब a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तब हल कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। हल अद्वितीय कब होंगे? जब a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं होंगे, तब हमारे हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और इसकी रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेगी। तो रेखा आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी। रेखाएं कैसे क्या करेगी? इसको आपस में प्रतिच्छेदित करेगी। और रेखा किस टाइप से होगी? तो कुछ इस टाइप से रेखा होगी।
आपस में इस तरीके से रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको 3 पॉइंट याद रखने, बाकी कुछ नहीं करना है। पूरे टॉपिक में आपको 3 पॉइंट ही याद रखने केवल। तो ये समझिए हल अद्वितीय कब होंगे, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब हल अद्वितीय होंगे। और इसकी रेखाएं जब इस तरह से मान प्राप्त होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब रेखा आपस में प्रतिच्छेदित करेगी। और किस तरीके से प्रदर्शित करेगी, इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, पहला तो हल अद्वितीय हो गया, तब क्या होगा। अब हम देखेंगे हल अनंत होगा। हल अनंत, हल अनंत कब होगे, हल अनंत कब होगे, तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल हो और इन दोनों का मान c1/c2 के इक्वल हो, मतलब तीनों का मान इक्वल हो, तब हम क्या कहेंगे, हल कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। और इसकी रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समपाती होगी। रेखा कैसी होगी, समपाती। रेखा कैसी होगी, तो रेखा समपाती होगी। और समपाती रेखा इसका मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब जैसे ये मैं इस तरीके से रेखा खींच लेता हूँ और इसके ऊपर से दूसरी रेखा इस पेन से मैं, ये तो सेम हो जाएगा। 2 मिनट। तो ये आपको मैं इसके ऊपर ही रेखा खींच रहा हूँ, लेकिन आपको ये दिख नहीं रही है, अलग पेन से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अलग से नहीं दिख रही है। तो ये रेखा कैसी होगी, समपाती रेखा हो जाएगी। ये रेखा कैसी हो जाएगी, तो समपाती रेखा है। तो आपको दिख रही है क्या, मैंने इस रेखा के ऊपर ही दूसरे पेन से फिर रेखा खींच ली है, लेकिन आपको अलग से प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो ये कैसी रेखा कहलाएगी, समपाती रेखा कहलाएगी। प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। और समपाती रेखा एक के ऊपर एक रखने पर हमें दूसरी रेखा का पता नहीं चल रहा, तो ये कैसी रेखा हो गई, समपाती रेखा है। तो अनंत हल कब हो गया, पता चल गया। अनंत हल कब हो गए, जब a1/a2 का मान इक्वल हो b1/b2 के और इसका मान इक्वल होगा c1/c2 के, तब तो हल कैसा होगा, अनंत हल होगा। और रेखा कैसी होगी, तो समपाती होगी। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, हल विद्यमान नहीं होंगे, हल विद्यमान नहीं होंगे। हल विद्यमान नहीं होंगे। देखो मैं लिखवाने को तो आपको पूरी लैंग्वेज भी लिखवा सकता हूँ, अलग अलग 2-2 टाइप की किस टाइप की समीकरण होती है वो भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन बेमतलब आपको लिखवाने से क्या मतलब, क्योंकि हमें थ्योरी से पूरी कॉपी थोड़ी भरनी है। थ्योरी से हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे हमारे नंबर प्राप्त हो जाए और वो जो हम पॉइंट सीख रहे वो एग्जाम में बैठ जाए। तो ऐसा ही पॉइंट हम उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि बेफालतू पूरी की थ्योरी लिखवाने से कोई मतलब नहीं है और सारी इक्वेशन लिखवाने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ ये 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। हल अद्वितीय होगा तब क्या होगा, हल अनंत होगा तब क्या होगा, और हल विद्यमान नहीं होगा तब क्या होगा। हल कब विद्यमान नहीं होगा, हल विद्यमान कब नहीं होगा, जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 और b1/b2 ये तो बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान इक्वल नहीं है, तब इसका हल विद्यमान नहीं होगा। और इसकी रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं कैसी होगी, तो इसकी रेखा होगी समांतर रेखाएं। रेखा कैसी होगी, तो समांतर होगी। रेखा कैसी होगी, तो समांतर। रेखा कैसी होगी, तो समांतर। और समांतर रेखा किस टाइप से होती है, इस टाइप से, इसके समांतर रेखा ये, तो ये आपस में समांतर रेखा है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये कैसे हो गई, समांतर रेखा हो गई। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या याद रखना है। मैंने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे, और ये आपको ध्यान में रखोगे तभी आपके प्रश्न हो पाएंगे। और मैं बिना काम की लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ और बिना काम के की कोई भी चीज़ नहीं लिखवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काम में नहीं आती है,
क्योंकि हम जो एग्जाम में काम में आने वाला है वो ही चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। और आपको इस पूरे टॉपिक में आपको ये 3 ही पॉइंट याद रखने। क्या याद रखोगे कि कोई भी आपको समीकरण दे रखी होगी, 2 समीकरण दे रखी होगी और आपको उसको हल करना है, और हल करने पर अद्वितीय मान कब प्राप्त होगा। आपको प्रश्न भी ये पूछा जाएगा कि इसके अद्वितीय हल हो गए, इसके अनंत हल हो गए। तो आपको ये चेक करना है कि a1/a2 का मान रखना है, b1/b2 का मान रखना है। जब a1/a2 और b1/b2 का मान रखोगे और उसका मान इक्वल नहीं आता है तब तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और आपको समीकरण किस टाइप से दी जाएगी, तो समीकरण आपको कुछ मैं अलग पेन से मैं दर्शा देता हूँ। जैसे इस टाइप से मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। जैसे आपको कोई भी समीकरण इस टाइप से दे दी जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इस टाइप से एक समीकरण दे दी जाएगी। वह दूसरी समीकरण दे दी जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो इस तरीके से आपको कोई भी 2 समीकरण दे दी जाएगी और फिर आपको यह पूछा जाएगा कि इसमें से कितने हल हो गए या फिर अनंत हल हो गए। तो अनंत हल हो गए तो ये आपको देखना पड़ेगा कि a1/a2, तो इसको a1/a2, a1 में a2 का भाग देना है, b1 में b2 का भाग देना है। और जब आप भाग दोगे तो इसका मान इक्वल आएगा, तो इक्वल आएगा तब तो दूसरा मान होगा, लेकिन इक्वल नहीं आएगा तब क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल क्या कब हो गए, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब तो अद्वितीय हल होगा। समझ में तो आ रहा है ना। अद्वितीय हल कब होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ऐसा होगा तब रेखा कैसी क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। दूसरा हल अनंत हल कब हो गए, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, तब हल कैसे हो गए, अनंत हो गए, और रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। अब हल विद्यमान कब नहीं होंगे, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हल विद्यमान नहीं होंगे और रेखा कैसी होगी, रेखा समांतर होगी। अब हम प्रश्न करते हैं। यदि आपने ये अच्छे से समझ रखा है तो प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। और प्रश्न लगभग आपको 2-2 सेकेंड में वैसे आपको प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है 4x प्लस py प्लस 8 = 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 = 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। तो मैंने आपको अभी पढ़ा रखा है। यदि आपने ध्यानपूर्वक क्लास को नहीं देखा तो आप ध्यानपूर्वक देख लें, और आप यदि क्लास को आगे बढ़ा के देखते हो कि हम जल्दी से प्रश्न ही देख लेते कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो आपकी गलतफहमी रहेगी, क्योंकि आपने बेसिक सीखा ही नहीं और सीधे आप प्रश्न पे आ गए। और आपको यहाँ पे दे रखा है कि अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल कब होगा वो आपको पता ही नहीं है। तो ये देखने के लिए आपको सीक्वेंस से और जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास को आगे बढ़ा के देखते हो कि हम डायरेक्ट प्रश्न ही देख ले, तो प्रश्न ही देखोगे तो यहाँ पे तो मैं जो क्राइटेरिया करूँगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले वाला समझा ही नहीं है। तो आप जो मैं बेसिक बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। यदि आपने नींव को मजबूत कर लिया है तो इमारत तो अपने आप ऊपर मजबूती हो जाएगी। यदि आपकी नींव ही खोखली है तो इमारत कैसे मजबूत होगी। इसलिए नींव को खोखला मत रखें, नींव को मजबूत बनाए तो प्रश्न तो आसानी से हो जाएंगे। तो अद्वितीय हल कब हो गए, तो मैंने अभी बताया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब कैसे मान हो गया, अद्वितीय हल हो गया। और मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आप एग्जाम में क्या करोगे, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये इसको इसमें भाग दे दो, 2 में इसका भाग दे दिया, 2 बार जाएगा, 2 में इसका भाग दो और फिर 2 में इसका भाग दो, तो आपको डायरेक्ट भाग देना है। तो 2 में इसका भाग दो तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 आ जाएगा। 2 में इसका भाग दो तो ये यहाँ पे तो p है और नीचे 2 है, यहाँ पे 2 बचा तो 2 × 2 = 4 हो गया। p का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, हमें क्या पूछा है, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या, ये तो इक्वल नहीं होगा, तो कौन सा इक्वल नहीं होगा, 4 इक्वल नहीं होगा। तो 4 कहाँ है, हमें सी ऑप्शन में देखा है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है, सी हमारा राइट ऑप्शन है। कैसे क्या समझ में आ गया, कैसे क्या समझ में आया या फिर नहीं आया, क्योंकि हम तो ये भी तो कर सकते सर, 4 आ रहा है तो हम ये भी तो कर सकते,
लेकिन हमें बीच में चिन्ह कौन सा है, डज नॉट इक्वल टू। तो यही चिन्ह हमें जो पता है, ये चिन्ह हम लगाएंगे ना, ये चिन्ह इक्वल टू का कब चिन्ह आ जाएगा, इक्वल टू का चिन्ह कब आता है, जब इसके अनंत हल हो गए तब इक्वल टू का चिन्ह आता है। लेकिन यहाँ पे तो अद्वितीय हल पूछा है, तो अद्वितीय हल का सूत्र हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपको ये एग्जाम में ये लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, 2 का इसमें भाग दो, 2 दूकी 4, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, 2 दूकी 4 हो जाएगा, तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 4 आ जाएगी तो यहाँ पे इक्वल आएगा या डज नॉट इक्वल आएगा, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल है इसलिए डज नॉट इक्वल टू आएगा, तो p डज नॉट इक्वल टू 4। ये कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। आप गलती से ए ऑप्शन मत कर लेना, ए ऑप्शन मत कर लेना। जब मैं यहाँ पे मान रखता हूँ, आपको एग्जाम में मान रखना नहीं है और ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए चलो हम कर लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आता है, और कई स्टूडेंट्स को क्या होता है 2-2 या 3-3 बार क्लास देखते तब आपको समझ में आता है। तो ध्यानपूर्वक समझा करें, और आपके पास अभी समय है, आप 2 बार क्लास को देखो, 3 बार क्लास को देखो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब वहाँ पे आपका नंबर आ पाएगा। a1 का मान कितना है, 4 है, 4 लिख लिया। a2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया। डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, p है, तो p लिख लिया, अपॉन b2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आप यह भी कर सकते हो, नीचे नीचे वाली संख्या को काट लो, p 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो p का मान कितना आ गया, 4, तो p डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल को करना है, और आपको ये एग्जाम में ये स्टेप भी नहीं लिखनी है, ये स्टेप भी नहीं लिखनी है, और ये स्टेप भी नहीं लिखनी है। आपको याद रखना है कि अद्वितीय हल कब होंगे, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इसका मान क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इन दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि बीच में डज नॉट इक्वल टू आता है, और यहाँ पे तो इक्वल टू है, ये भी इक्वल टू है, तो ये तो गलत कर लो पहले से। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल करो, 2 बार कटेगा, और यहाँ पे 2 है, तो 2 दूकी 4 हो जाएगा। p डज नॉट इक्वल टू 4 कहाँ दिए रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, ये लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखवाया है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है 8x + 12y = 18 तथा 4x + 6y = 9 के कितने हल हो गए। यहाँ पे कितने हल हो गए ये हमें पूछा गया, तो हम क्या करें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये कर लेते हैं। 4 में इसका भाग दोगे तो कितना, 4 दूकी 8, 6 दूकी 12, 9 दूकी 18, सब यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो तीनों 2-2 ये इक्वल है। तो इक्वल कब हो गए, जब इसके अनंत हल हो गए तब इक्वल हो गए। तो अनंत हल कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। और आपने बेसिक अच्छे से समझ रखा है, तो ये ऐसे सवाल 1-1 सेकंड में हो जाएंगे। ये सवाल कितने सेकंड में हो जाए, 1-1 सेकंड में हो जाए, ऐसे सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसलिए आप इन ऐसे सवालों में जो 1-1 सेकंड में हो जाए, तो ऐसे सवालों में आपको अभी ज़्यादा समय देना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर दें, ताकि ऐसे सवाल आप 1-1 सेकंड में कर लोगे तो थोड़ी बहुत डेफिनेशन या डेरिवेशन वगैरह है, तो उसमें आप 1-2 मिनट ज़्यादा भी लगा लोगे तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय मेंटेनेंस हो जाएगा। तो आपको ऐसे सवालों को 1-1 सेकंड में करना है। यहाँ पे क्या पूछा था, एक बार इस सवाल को वापस देखिए। सवाल हमें पूछा था 8x + 12y = 18 तथा 4x + 6y = 9 के कितने हल हो गए। तो कितने हल हो गए ये हमें देखना था। मैंने 4 का 8 में भाग दे दिया, 4 दूकी 8, यहाँ पे 2 बचा, 6 दूकी 12, 2 बचा, 9 दूकी 18, यहाँ पे 2 बचा, 2 = 2 = 2, तो यहाँ पे सभी इक्वल है, तो ए बी और सी तीनों के मान इक्वल है। तो हम क्या लेंगे, इक्वल कब हो गए, जब इसके अनंत हल हो गए तब ये इक्वल हो गया। हाँ, a1 का मान कितना है, 8/a2 का मान 4, और b1 का मान कितना है, 12/b2 का मान कितना है, 6, c1 का मान कितना है, 18, c2 का मान कितना है, 9। ये 4 दूकी 8, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और ये 6 दूकी 12, 2 बचा, 9 दूकी 18, 2 बचा। ये सभी इक्वल है। और इक्वल कब हो गए, मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कब हो गए, जब इसके अनंत हल हो गए तब ये इक्वल हो गए। इक्वल कब हो गए सभी मान, जब इसके अनंत हल हो गए तब ये इक्वल हो गए। तो अनंत हल कहाँ लिख रखा है, बी ऑप्शन में लिख रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया।
बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और हार्ड क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, लेकिन 1-2 क्लास के बाद लाऊंगा, क्योंकि आप पहले ही मैं हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, तो इसलिए हम पहले सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। तो आपको पहले सरल चीज़ें जो सरल चीज़ें वो मैं पहले बता देता हूँ, और फिर इसके बाद हम कठिन क्वेश्चन भी बताएंगे। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि p के किस मान के लिए 2x + 3y = 5, 4x + py = 10 के अनंत हल हो गया। तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि अनंत हल हो गए, और अनंत हल कब हो गए, अनंत हल कब हो गए। मैंने आपको अभी बताया कि अनंत हल कब हो गए, अनंत हल कब हो गए। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तब इसके इसके मान कैसे हो गए, अनंत हो गया। 2 से ये कैंसिल आउट होगा कितने बार, 2 दूकी 4, 2 बार, 3/p आएगा, और 5 दूकी 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो ये 2 से ये तो 2 बार कटेगा, 5 दूकी 10, ये 2 बार, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। पी का मान कितना होगा, 6 होगा। कैसे किया, समझ में नहीं आया होगा, चलो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हमें पी के किस मान के लिए 2x + 3y = 5 और 4x + py = 10 के अनंत हल हो गए। और अनंत हल कब हो गए, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब अनंत हल हो गए। a1 का मान कितना है, 2/4 = b1 का मान कितना है, 3/p = c1 का मान कितना है, 5/c2 का मान 10। अब हम क्या करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 2 दूकी 4, 2 बार कटा, 5 दूकी 10, 2 बार कटा। अब ये 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ कि ये 2 बार कट जाए, यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ कि ये 2 बार कट जाए। तो यहाँ पे मैं 6 रखूँगा, 3 दूकी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, और यहाँ पे 1/2 करने के लिए यहाँ पे p का मान क्या रखूँगा कि 6 आ जाए। तो p का मान मैं 6 रखूँगा, तब यहाँ पे 3 दूकी 6 होता है। तो p का मान कितना हो गया, 6 प्राप्त हो गया। p का मान कितना प्राप्त हो गया, 6, और यही हमारा आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि kx - y = 2 व 6x - 2y = 3 समीकरण निकाय में अद्वितीय हल हो तो k का मान है। और अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल कब हो गए, अद्वितीय हल कब हो गए, मैंने आप ये भी बताया कि a1/a2 does not = b1/b2, तब इसके मान अद्वितीय हल हो गए। अद्वितीय हल हो गए कि a1 का मान कितना है, k है, a2 का मान 6 है, डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है, b1 का मान 1 है, और b2 का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया। अब हमें तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो k की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, k की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये भाग में है, इधर ये गुणे में आ जाएगा, तो ये कितने बार, या फिर यहाँ पे काट लो, 2 3 6, और k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, k की वैल्यू हमें डज नॉट इक्वल टू 3 प्राप्त हो गई। तो k की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हमें ये दे रखा था और ये दे रखा था, और हमें पूछा था अद्वितीय हल है, और हम जानते हैं अद्वितीय हल कब हो गए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो डज नॉट इक्वल टू आएगा, तो डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे है, और डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो इसके लिए देखिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1 की वैल्यू कितनी है, k है, तो k रख लिया, a2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 रख लिया। डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे b1 की वैल्यू -1 है, और -1 यहाँ पे रखा, और b2 की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पे रखा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, k की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। और आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए, डज नॉट इक्वल टू, अद्वितीय हल में तो डज नॉट इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे तो या तो ये ऑप्शन राइट होगा या फिर ये ऑप्शन राइट होगा। इन दोनों में से ऑप्शन तो राइट नहीं हो सकते, इन दोनों को पहले कैंसिल आउट कर लो। 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6, ये तो 6 k/6 होगा, और यहाँ पे 1/2 होगा, तो यहाँ पे 2 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, और इक्वल में 3 कहाँ दे रखा है, डज नॉट इक्वल में 3 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है समीकरण x + 2y = 5 व 3x + ky
प्लस 15 इक्वल टू 0 में हल विद्यमान नहीं हो तो के का मान है। हल विद्यमान नहीं हो तो हल विद्यमान नहीं हो तो यहाँ पे हल विद्यमान कब नहीं होगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा तब हमारा हल विद्यमान नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हल विद्यमान कब नहीं होगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तब हल विद्यमान नहीं होगा। a1 की वैल्यू 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू k डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन c2 की वैल्यू 15। आपको ये एग्जाम में लिखना नहीं है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 5 तिया 15, यहाँ पे मैं कितना रखूँ कि ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 तिया कितना होता है, 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होता है, तो k की वैल्यू 6 रखूँगा तब ये 1/3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू क्या रखूँ कि ये कैंसिल आउट होकर 1/3 आ जाए। यहाँ पे मैं 6 रखूँगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 रखूँगा, तो p की वैल्यू k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, आगे हमें समीकरण दे रखा है, समीकरण 2a प्लस 3b इक्वल टू 5 व 3a प्लस 4b इक्वल टू 12 में कितने हल हो गए। यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि इसमें कितने हल हो गए, ये पूछा हुआ है, तो कितने हल हो गए ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, कितने हल हो गए ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखा हुआ था कि अद्वितीय हल है या फिर हल विद्यमान नहीं है या फिर हल अनंत है, ये हमें लिखा हुआ था और हमें इसको सॉल्व करना था। अब हमें ये तो हमें दे रखा है, लेकिन अब हमें ये पूछा गया कि इसके कितने हल हो गए, क्या इसके हल अनंत हो गए या फिर अद्वितीय हल हो गए या फिर हल विद्यमान ही नहीं हो गए, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम ये कैंसिल आउट करो, ये कितना a1 अपॉन a2, तो ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a1 अपॉन a2, और ये किसके इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2, तो इक्वल नहीं है, तो मैंने अभी क्या बताया था ये इक्वल नहीं है, तो ये कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तब हल अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल आप ये कैंसिल आउट करो, 2/3 और इक्वल टू यहाँ पे 3/4, तो ये क्या इक्वल है, नहीं, 2/3 3/4 के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/4, तो ये अद्वितीय हल है, तो इसका ये आंसर राइट होगा। समझ में आ गया। और आपको ये एग्जाम में ये करके नहीं देखना, यहाँ पे देख लो 2/3 आ रहा है और 3/4 आ रहा है, तो ये आपस में ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये डज नॉट इक्वल है, तो डज नॉट इक्वल कब होगा, अद्वितीय हल होगा तब होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है समीकरण 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 व 3x प्लस 5y इक्वल टू 25 में कितने हल हो गए। यहाँ पे हमें कितने हल हो गए ये पूछा है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 25 करो, 15 से 25 कैंसिल आउट होगा क्या, ना, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2, ये तो इक्वल है b1 अपॉन b2 से, और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 के a1 अपॉन a2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 15 से 25 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कब होगा, जब इसके हल विद्यमान नहीं होंगे, हल विद्यमान नहीं, हल विद्यमान नहीं, हल विद्यमान नहीं होंगे तब ये कंडीशन होगी, हल विद्यमान नहीं होंगे तब ये इसके ये कंडीशन होगी। और आपको ये ऑप्शन में ये दे रखा होगा, ये समीकरण दे रखी होगी और इसके हल आपको इसके कितने हल होंगे ये पूछा जाएगा, तो आपको हल विद्यमान नहीं है ये ऑप्शन आपको टिक करना है। अब आगे देखिए,
आगे है ये समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 व 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 में रेखाएं कैसी होगी। देखो मैं लैंग्वेज भी लिखवा सकता था, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते और आप क्वेश्चन पूछे जाते तो आपको आसानी से क्वेश्चन करने आने चाहिए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। और कल से हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आएंगे और वहाँ पे मैं सीधे ऑप्शन से आंसर को टिक करना आपको सिखाऊंगा, इसलिए आप जो आज की बेसिक क्लास है उसको ध्यानपूर्वक देखा करें। समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 व 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 में रेखाएं कैसी होगी। यहाँ पे आप पूछा गया कि रेखाएं कैसी होगी। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि ये हल कैसे होगी, ये पूछ रहे थे। अभी तक हम पूछ रहे थे कि हल कैसे होगी, अब यहाँ पे पूछा गया कि रेखाएं कैसी होगी। तो रेखाएं कैसी होगी ये पूछा गया, तो हम यहाँ पे ये कैंसिल आउट करें। यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1/2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 से 4 1/2 हो गया। 6 से 12 2 बार कटेगा, ये भी 1/2। यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 और ये भी इक्वल है C1/C2। कैसे लिखा, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा, ये भी 2 बार कैंसिल होगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2। तो ये कंडीशन होती है तब रेखाएं कैसी होती है, तो रेखाएं समपाती होती है। रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समपाती होती है, इसलिए मैंने रेखा के बारे में भी आपको बता दिया था। यदि A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2 तब रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समपाती होगी। अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या पूछा गया। आगे हमें सवाल पूछा गया है कि समीकरण, आगे हमें सवाल क्या पूछा गया, समीकरण 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 व 3a प्लस 5b इक्वल टू 15 में रेखाएं कैसी होगी। इसमें रेखाएं कैसी होगी ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/3 आ रहा है और यहाँ पे 3/5 आ रहा है। तो ये तो हम शुरू से देख रहे हैं कि A1/A2 ये डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कैसी कंडीशन बन रही है, A1/A2, A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है और यहाँ पे B1 का मान 3, B1 का मान कितना है, यहाँ पे B1 लिख लो, B1 का मान कितना है 3 है और B2 का मान कितना है 5 है। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तब हम कैसे क्या लिखेंगे, इक्वल नहीं है तब रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। तो रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी कंडीशन बने तब, यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ये कंडीशन बनेगी तब रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित होगी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित होगी। तो हमें समीकरण ये दे रखी थी और ये दे रखी थी, तो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/5 है। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तब रेखाएं कैसी है, रेखाएं प्रतिच्छेदित है। ऐसी कंडीशन है तब रेखाएं प्रतिच्छेदित है। अब आगे देखिए, आगे हमें समीकरण दे रखी है कि समीकरण 5a प्लस 6b इक्वल टू 13 व 10a प्लस 12b इक्वल टू 25 में रेखाएं कैसी होगी, यह हमें पूछा गया। तो रेखाएं कैसी होगी, यहाँ पे 5 से ये कैंसिल आउट करो, 5 दूकी 10 2 बार कटेगा, 6 दूकी 12 ये बार 2 बार कट रहा है, लेकिन 13 से 25 नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है और ये कंडीशन बनेगी तब रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समांतर होगी। रेखा कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखा कैसी होगी, तो रेखा समांतर होगी। यहाँ पे 5 से 10 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 बार कैंसिल आउट होगा। ये 6 से 12 2 बार कैंसिल आउट होगा, लेकिन 13 से 25 कैंसिल आउट नहीं होगा। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तब रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समांतर होगी। रेखा कैसी होगी, तो रेखा समांतर होगी। अब आगे देखिए, आगे हमें समीकरण दे रखी है कि यदि समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 में x इक्वल टू 3 हो तो y का मान होगा। तो x इक्वल टू 3 हो, x इक्वल टू 3 हो तब y का मान होगा, यह हमें पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में यहाँ पे रूट रख दूँ क्योंकि x की वैल्यू हमें दे रखी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो ये कितना हो गया, 3 दूकी 6 और 6, तो 15 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा और 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगी। देखो आपको एग्जाम में ठीक इसी तरीके से आपका बेसिक नॉलेज मजबूत होना चाहिए।
और आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत है तो आप ये आसानी से मान निकाल लोगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, फिर लिखते हैं 3 2 की 6 प्लस 3y इक्वल टू 15, इस तरीके से लिखेंगे। 3y इक्वल टू 15 में से 6 गए तो फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर y की वैल्यू 3 3 9, तो इस तरीके से लिखेंगे। और आपको ये इस तरीके से लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट देखो 3 की वैल्यू 3 यहाँ पे रखा, 3 2 की 6, 15 इधर माइनस का हो गया, माइनस का 6 हो गया, 15 में से 6 गए तो 9, और 3 से 9 कैंसिल आउट होगा 3 बार, तो y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट ये मान निकालना है, आपको ये स्टेप नहीं लिखनी है। और लिखो तो आपका ही समय बर्बाद होगा और किसी का कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, सुधरेगा तो भी आपका ही सुधरेगा और बिगड़ेगा तो भी आपका ही बिगड़ेगा। तो आप क्या तरीका अपनाना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है यदि समीकरण 3x + 4y = 22 में y = 4 हो तो x का मान होगा। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लो। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लोगे तो क्या होगा, 4 × 4 16 हो गया, और 22 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 3 2 की 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। 3 2 की 6 तो x की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। कैसे किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 3x हमें दे रखा था, यहाँ पे मैंने 3x लिख लिया, प्लस का 4 चौक 16 इक्वल टू 22, यहाँ पे 3x इक्वल टू 22 में से 16 गए, यहाँ पे प्लस का 16 इधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 22 में से 16 गए तो 6 बचेंगे, और 3 से ये कितनी बार, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। और आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट इस तरीके से आंसर निकालना है। y की वैल्यू दे रखी है तो एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है, तो ये दे रखी है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। 4 चौक 16, 22 में से 16 गए तो 6, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि यदि एक पेंसिल का मूल्य, यदि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये व एक पेन का मूल्य y रुपये, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये और पेन का मूल्य y रुपये है, एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो 3 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य कितना होगा। तो देखो, एक पेन का मूल्य, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, सवाल क्या पूछा गया है। आज मैं इजी क्वेश्चन लाया हूँ और कल मैं हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, और ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन हो गया, और वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ सकता है यदि आपने आज की क्लास को ध्यानपूर्वक नहीं समझा है तो इसलिए आज की क्लास को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे सवाल बोल रहा है एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य कितना, 1 है, और एक पेन का मूल्य y है, तो 3 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य कितना होगा, तो गुणा कर लेंगे। तो 3 का गुणा कितने, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो 3 का 100 से हम गुणा कर लेंगे, और प्लस 5 पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य y रुपया है, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, 5y होगा, और यही आपका मूल्य होगा, और यही आपका आंसर है। आपको किसी भी चीज़ का मूल्य पूछे तो यदि एक पेंसिल का मूल्य ये है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या बचता हो, तो ये आपको क्या करना है, सीधा गुणा कर लेना। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये था तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3x हो जाएगा। एक पेन का मूल्य y रुपये था तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख लो, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि समीकरण x + 3y = 5 का एक हल है। तो एक हल है यह हमें देखना है, तो एक हल है तो ये कब एक हल होगा, एक हल कब होगा, ये इक्वल टू है, तो हम यहाँ पे कुछ भी मान रखें तो यहाँ पे इन का योग करेंगे तब 5 आना चाहिए, इनका योग करेंगे तब 5 आना चाहिए। तो हम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, x का मान 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 रखा, तो 1 रखा, तब y की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, ये 1 इधर जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और ये तो 4 बचेगा, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होता है, तो ये तो इसका मान नहीं होगा। x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, यदि मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 2 रखूँगा, तो यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। तो y की वैल्यू मुझे 1 प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखो, यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे 1 रखा, 3 और 2 5 हो रहे, 3 और 2 5 हो गए, और ये इक्वल में भी 5 है, तो इसका एक हल है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हल कितना हो जाएगा, x का मान तो 2 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा। आपको इक्वल में जो वैल्यू है उसके बराबर लाना है, तो आप क्या करोगे, x का मान 1 रखा, तो ये तो इक्वल में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको दिमाग में करके इसको कैंसिल आउट कर लिया।
अब एक्स की वैल्यू 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y का मान 1 हो गया। तो y का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे मान रखो, x का मान रखो और y का मान रखो। y का मान 1 रखो तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 रखा, 3 और 2 5 हो रहा है और इक्वल में भी 5 है। तो इसका एक हल क्या होगा, x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा और यही आपका आंसर है। आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि समीकरण 2x - y = 2 का एक हल होगा। इसका एक हल होगा, ये हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो 2 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो मामला जमेगा नहीं। x का मान 2 रखो, x का मान 2 रखो तो यहाँ पे 4 हो गया और 4 से यहाँ पे 4 हो गया और 4 से ये 4 प्लस का 4 है तो यहाँ पे उधर जाकर माइनस का 4 तो माइनस का 2 तो माइनस माइनस कैंसिल तो y का मान भी 2 होगा। तो x का मान तो कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 रखो तो 2 में 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा और माइनस का 2 तो 4 में से 2 गए 2 और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे मान रखते ही तो यहाँ पे भी 2 बच रहा है और यहाँ पे भी 2 बच रहा है तो इसका मान क्या होगा, x का मान 2 होगा और y का मान भी 2 होगा और यही आपका आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें एक सवाल दे रखा है, यदि एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य क्रमशः ₹X व ₹Y है तो 6 पेंसिल। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कभी भी इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपको सीधा गुणा करना है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है ₹1 तो 6 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा 6x। व एक रबड़ का मूल्य कितना है ₹Y तो 8 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा तो प्लस 8y और इसका कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य 60 है। तो इसे व्यक्त करने वाले समीकरण है तो इसे इस समीकरण से व्यक्त किया जाएगा। तो यही आपका आंसर है। हमें यह पूछा हुआ था कि एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य क्रमशः ₹X और ₹Y है, तब 6 पेंसिल व 8 रबड़ का मूल्य हमें ज्ञात करना था और इसका कुल मूल्य ₹60 दे रखा है। तो जो कुल मूल्य दे रखा है वो तो आगे आ जाएगा तो इक्वल में हमने लिख लिया। एक पेंसिल का मूल्य ₹X तो 6 पेंसिल का मूल्य 6x हो जाएगा और एक रबड़ का मूल्य Y तो 8 रबड़ का मूल्य 8y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखा करें बिना स्किप किए। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।